नमस्कार, मैं हूं माधवी आपके साथ में। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मिशन झारखंड पर सीएम योगी निकले हुए हैं। आज झारखंड में चुनावी दौरा करेंगे योगी। 3 विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रैली, जिसमें कोडरमा और बड़कागांव और जमशेदपुर में करेंगे ताबड़तोड़ रैली। आपको बता दें अभी की बड़ी खबर कि सीएम योगी झारखंड दौरे पर है और एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। झारखंड के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभाओं की शुरुआत हो चुकी है। अब आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड की 3 विधानसभाओं में हिंदुत्व के एजेंडे को उठाएंगे। सीएम योगी की पहली जनसभा कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी के लिए होगी। वे यहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तीसरी जनसभा में सीएम योगी 4 प्रत्याशियों के लिए एक साथ वोट मांगेंगे। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम योगी मिशन झारखंड पर। आज झारखंड में चुनावी दौरे का करेंगे आगाज सीएम योगी। सीएम योगी 3 विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रैली, जिनमें कोडरमा, बड़कागांव और जमशेदपुर में रैली होगी। एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट और झारखंड के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभाओं की शुरुआत हो चुकी है। और अब आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड की 3 विधानसभाओं में हिंदुत्व के एजेंडे को उठाएंगे। हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह रांची से फोन लाइन पर हैं। अजय, सीएम योगी के झारखंड दौरे का चुनावी माहौल पर क्या असर पड़ेगा? देखिए माधवी, मैं बताऊं कि झारखंड का विधानसभा जो है वो सिर्फ अब चंद दिन ही दूर है। यानी बिल्कुल वो झारखंड का विधानसभा चुनाव जो है बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में जो है दोनों जो है एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन और महागठबंधन जो है, ये दोनों ही लोग अपने स्टार प्रचारकों को जो कि पहला फेज का जो चुनाव है वो 13 नवंबर को है। तो ये 13 नवंबर को चुनाव, तो इसके लिए दोनों जो स्टार प्रचारक हैं वो जो है वो लगातार जो है वो झारखंड का दौरा कर रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो है जो एनडीए के जो सबसे जो बड़े जो प्रचारक हैं, जो बड़े स्टार प्रचारक हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका ये है वो शुमार में आते हैं। उनका आज कोडरमा के डोमचांच में एक चंद्रावती स्कूल है, वहाँ उस स्कूल के ग्राउंड है, वहाँ पे वो 10:30 बजे चुनावी एनडीए के समर्थन में, वहाँ पर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर नीरा यादव, उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। दूसरी तरफ वो हजारीबाग में एक बड़कागांव है, जहाँ बड़कागांव विधानसभा है, वहाँ जो रोशन लाल चौधरी हैं उनके पक्ष में वो चुनाव का वोट मांगेंगे। उल्लेखनीय है कि जो रोशन लाल चौधरी थे उसके पहले जो है आजसू के में ये थे, लेकिन वो जो है आजसू जो इनका जब गठबंधन का था, लेकिन ये शर्त रखी गई थी भाजपा के द्वारा कि जब उनको हम अपनी पार्टी में जब भाजपा में वो मिले, उनका होगा भाजपा में जब वो मिलेंगे तभी उनको उनके नाम पर रायशुमारी बन सकती है। अंततः रोशन लाल चौधरी को ही टिकट मिला। तो और जो तीसरा जो होगा वो जमशेदपुर में होगा। तो जमशेदपुर में 2 सीटें हैं, यानी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। तो एक तरफ से जो है वो बड़े जो राजनीति के जो मजे हुए कलाकार हैं, सरजू राय, जो कभी पिछले चुनाव में जो रघुवर दास को जिन्होंने हराया था, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको हराया था, तो वो इस बार है। इस बार उन्होंने पाला बदला है, मतलब पाला बदला, वो उस समय निर्दलीय थे, इस बार उन्होंने पाला बदला है और वो जदयू के थे, और जदयू जो है वो गठबंधन का हिस्सा है, तो उनको सीट मिला है। दूसरी तरफ दूसरा जो पश्चिमी विधानसभा पर जमशेदपुर है, वहां से रघुवर दास की जो बहू है पूर्णिमा दास, वो चुनाव मैदान में है। इनके खिलाफ जो है वो कद्दावर नेता जो झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता हैं, और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ ये जो पूर्णिमा दास हैं, जो रघुवर दास की बहू हैं, उनके खिलाफ जो डॉक्टर अजय कुमार है, जो कभी पूर्व आईपीएस हुआ करते थे और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, वो उनके, तो ये जो है जितने जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पर वैसा एक, चूंकि एक जो ये जो जमशेदपुर का जो टिकट, जमशेदपुर का जो दोनों विधानसभा का वो है, उस पे कुछ खास वर्ग के लोगों का एक अच्छी पकड़ मानी जाती थी, इसीलिए आदित्यनाथ को और वो वैसे वैसे स्टार प्रचारक को यहाँ पर रखा जा रहा है, जिनसे कि जो है भाजपा जो है एनडीए अपने गठबंधन अपने उम्मीदवार के पक्ष में वो मतदाताओं को लामबंद कर सके। जी माधवी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद अजय। पीएम मोदी ने सोमवार को गढ़वा में आयोजित रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी जहां जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्य को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। पता नहीं कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो ये अनाप शनाप घोषणाएं हैं, ये राज्यों को दिवालिया कर देंगी। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद की कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है जनता से झूठ बोलना, जनता को धोखा देना। ये झूठे वादे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं, हमारे नागरिकों की आंख में धूल झोंक देते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा ने इन्हें सबक सिखाया है। उन्होंने कहा, आजकल अफवाहें फैलाने का बड़ा उद्योग चल पड़ा है और कुछ लोग भांति भांति की दुकानें खोलकर बैठे हैं और अफवाह फैलाने का माल बेच रहे हैं। आपको ऐसी किसी भी अफवाह में नहीं आना है। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है और वह है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी हैं। इनके लिए अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। वो आप लोगों की परवाह क्या ही करेंगे। ऐसे स्वार्थी दलों को अच्छे से सबक सिखाना है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। चंपई सोरेन के साथ इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झारखंड की जनता इंडिया अलायंस की सरकार को उखाड़कर कमल खिलाने को आतुर है। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से। योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। डीजीपी की सीधे नियुक्ति कर सकेगी राज्य सरकार। कैबिनेट ने नियुक्ति नियमावली 2024 को दी मंजूरी। प्रदेश में अब डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से ही हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट ने इस बाबत पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के पुलिस बल प्रमुख चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में मनोनयन समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया है। मनोनयन समिति में मुख्य सचिव संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या नामित अधिकारी, अपर मुख्य सचिव गृह बतौर डीजीपी कार्य कर चुके एक सेवानिवृत्त डीजीपी सदस्य होंगे। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से कि अब सीएम योगी की सरकार का एक बड़ा फैसला आया है और डीजीपी की सीधी नियुक्ति कर सकेगी राज्य सरकार।
कैबिनेट ने नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी दी है। प्रदेश में अब डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से ही हो सकेगी। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह फोन लाइन पर हैं। आनंद, अब ये बड़ा फैसला आया है सीएम योगी की बैठक में, जिसमें डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से हो सकेगी, तो इसका क्या असर पड़ेगा और इस पे क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल माधवी, देखिए राज्य सरकार ने अपने स्तर से ये फैसला लिया है कि जो पुलिस महानिदेशक है, जो पुलिस का सबसे बड़ा पद है प्रदेश में डीजीपी का, उसके चयन का रास्ता साफ कर दिया गया है। डीजीपी के चयन के लिए सरकार ने तय किया है कि उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे उनकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा। इस समिति में जो प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जो के एक सदस्य शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, उनकी तरफ से कोई नामित अधिकारी ये रहेंगे। अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, गृह और पूर्व डीजीपी, ये 6 सदस्यीय कमेटी होगी जो तय करेगी कि प्रदेश का डीजीपी कौन होगा। और इसका जो निर्णय लिया गया वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की जो कल बैठक हुई थी, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 के संबंध में ये इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके बाद आप ये कह सकती हैं कि प्रदेश में करीब 3 वर्षों से जो अस्थायी डीजीपी है उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। साल 1.5 साल का ऐसा कार्यकाल रहता है, लेकिन जो नई नियमावली है माधवी, उसके बाद अब ये कम से कम ये लग रहा है कि अब एक अस्थायी जो डीजीपी होता है प्रदेश में, उनके बनने का रास्ता साफ हो गया है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आनंद। उत्तराखंड से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। भूमि की खरीद फरोख्त पर सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएस ने हरिद्वार और नैनीताल के डीएम से तलब की रिपोर्ट। सीएम धामी ने नैनीताल और हरिद्वार के डीएम से रिपोर्ट तलब की है और सीएम धामी ने 24 घंटे में डीएम से रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हरिद्वार और नैनीताल के जिलाधिकारियों से भूमि की खरीद फरोख्त की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर देने को कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने सोमवार को सचिवालय में रिपोर्ट के संबंध में सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। बैठक के दौरान बताया गया कि 11 जिलों से शासन को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको उत्तराखंड से, जिसमें भूमि की खरीद फरोख्त पर सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम ने हरिद्वार और नैनीताल के डीएम से रिपोर्ट तलब की है और सीएम धामी ने 24 घंटे में डीएम से रिपोर्ट देने को कहा है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हरिद्वार और नैनीताल के जिलाधिकारियों से भूमि की खरीद फरोख्त की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर देने को कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, सीएम धामी का सख्त रवैया नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने सोमवार को सचिवालय में रिपोर्ट के संबंध में सभी जिलाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की थी और बैठक के दौरान बताया गया कि 11 जिलों से शासन को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और सीएम ने अभी हरिद्वार और नैनीताल के जिलाधिकारियों से भूमि की खरीद फरोख्त की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर देने को कहा है। एक बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला सामने आया है। आज सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसलों पर असहमति जताते हुए चारों अर्जियों में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चारों अर्जियों को आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं मथुरा से। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला उठ खड़ा हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती।
हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक, कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पर? माधवी, अगर देखें तो जो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है, इस मामले में जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से 3 याचिकाएं दाखिल की गई। ये तीनों याचिकाएं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 अलग अलग आदेश हैं, उन आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। चूंकि जो याचिका दाखिल की गई है उसमें एक याचिका है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसमें ये कहा था कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो इस मामले में दाखिल याचिका है वो सुनवाई योग्य है, यानी कि मेंटेनेबिलिटी। जो हाई कोर्ट ने इस मामले में मेंटेनेबल माना था कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है, उसको चुनौती दी गई है। जबकि दूसरी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें जो मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी जो सभी मुकदमे हैं वो निचली अदालत से सीधे हाई कोर्ट अपने पास ट्रांसफर करके बुला लेता है और ट्रांसफर कर लेता है और सुनवाई करता है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी याचिका आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उसकी जो अपने पास बुला लिया था, उस याचिका को चुनौती देने वाली याचिका पर दूसरी याचिका है। जबकि तीसरी याचिका है हिंदू पक्ष की, मुस्लिम पक्ष की, वो है जिसमें जो हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो निचली अदालत के 15 मुकदमे हैं जो हाई कोर्ट ट्रांसफर होकर आए हैं वो एक साथ सुने जाएंगे। इन तीनों अलग अलग मामलों को जो मुस्लिम पक्ष है 3 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में के तहत दाखिल किया है और इस पर सुनवाई होने वाली है आज सुप्रीम कोर्ट में। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद विवेक। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बोकारो विधानसभा में महागठबंधन के नेता आपस में समन्वय स्थापित कर बोकारो विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह को जीत दिलाने के उद्देश्य से श्वेता सिंह के आवासीय कार्यालय में महागठबंधन के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें आपसी समन्वय बनाकर बोकारो सहित 4 विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लिया गया। बैठक में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और माले के नेता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि हमारी हेमंत सोरेन की सरकार ने जो महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, उस सम्मान को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। झारखंड सहित बोकारो जिले के 4.5 विधानसभा क्षेत्र में हमारी जीत होगी। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष बुद्ध नारायण यादव ने कहा कि हम लोगों लालू यादव के सिपाही हैं और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह ने कहा कि आपसी समन्वय बनाकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, सभी मिलकर जनता के बीच जाएंगे और जीत के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक आस्था के महापर्व छठ 2024 के मद्देनजर छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टीमर द्वारा नासरीगंज घाट से कंगन घाट तक के विभिन्न गंगा घाटों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने घाटों की सफाई, सुरक्षा एवं स्वच्छता के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छठ घाटों पर सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और गंगा नदी के जल स्तर एवं प्रवाह को देखते हुए छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे जाएं। छठ घाटों के पास सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत बैरिकेडिंग कराई जाए और घाटों के पहुंच पथ एवं गंगा नदी के किनारे की सड़कों के पास भी छठ व्रतियों के सुचारू आवागमन के लिए बैरिकेडिंग कराएं। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के दौरान माइकिंग के माध्यम से छठ घाटों पर की गई व्यवस्थाओं एवं अन्य सूचनाओं के संबंध में छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को लगातार जानकारी दी जाए। छठ घाटों तक छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए सुगम ट्रैफिक व्यवस्था कराएं ताकि छठ व्रतियों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। छठ घाटों पर साफ सफाई की भी पूरी व्यवस्था रखे, ये निर्देश रहे सीएम नीतीश के।
अब छठ पर्व का माहौल बन गया है, तो आज से नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन यानी कि आज नहाय खाए है। इस दिन लौकी की सब्जी, चने का दाल और चावल भात खाने का महत्व है। इसको बनाने से लेकर खाने तक हर जगह शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस महापर्व का समापन शुक्रवार 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर किया जाएगा। पटना के मशहूर ज्योतिषविद डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी बताते हैं कि छठ पर्व एकमात्र ऐसा सुअवसर है जहां उगते सूर्य के साथ साथ अस्त होते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जलवायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि छठ की तैयारियां कैसे जोरों शोरों पर हो रही हैं और लोग भी बढ़ चढ़कर उसमें भाग ले रहे हैं। और आज से नहाए खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है और 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन यानी कि आज नहाए खाए है। बोकारो से हमारे संवाददाता नीरज सिंह लाइव जुड़ गए हैं। और नीरज, हमें ये बताइए कि छठ को लेकर क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है और आज नहाए खाए से छठ पर्व की शुरुआत हो गई है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं छठ को लेकर? देखिए माधवी, हम आपको बता दें कि लोक आस्था के महापर्व छठ का जो है आज नहाए खाए के साथ शुभारंभ हो गया है। और आज जो भी व्रती हैं, जो छठ करती हैं या करते हैं, वो आज जो है अपने घर को पूरी तरीके से साफ स्वच्छ करके सुबह में नदी में स्नान करके उसके बाद घर आने के बाद जो है, अगर हम बात करें तो लौकी की सब्जी बनाते हैं, फिर चने दाल की दाल बनती है और चावल बनती है। और इसके साथ जो है उसको वो ग्रहण करते हैं, सर्वप्रथम पूजा करके उसके बाद ग्रहण करते हैं, फिर अपने घर वालों को खिलाते हैं। और उसके बाद से ही जो है आज से जो है छठ महापर्व का शुभारंभ हो जाता है। अगर हम उसके बाद दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन जो है वो खरना होता है। और खरना की अगर हम बात करें तो खरना में जिस तरीके से जो है छठव्रती जो भी रहते हैं वो जो है खीर का प्रसाद बनाते हैं, कहीं पे फल होता है, कहीं पे रोटी बनती है, तो कहीं मतलब जहाँ जैसी जैसी मान्यता है उस तरीके से लोग प्रसाद बनाते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो खीर का प्रसाद, गुड़ के खीर का प्रसाद जरूर बनता है। और वो भी अगर हम बात करें तो मिट्टी के चूल्हे पे और लकड़ी जलाकर जो है इस प्रसाद को तैयार किया जाता है। और इस पर्व की अगर ये महानता है कि इस पर्व में खासा जो है स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। और यही एक ऐसा पर्व है जिसमें आप समझ लीजिए कि उगते हुए सूरज को भी लोग जो नमन करते हैं और साथ में जो है डूबते हुए सूरज को भी लोग नमन करते हैं। तो इस लोक आस्था के पर्व का जो शुभारंभ है आज नहाए खाए के साथ हो गया है। और ये 4 दिवसीय का जो पर्व है 4 दिनों तक चलेगा। आज नहाए खाए होगा, कल जो है छठव्रती खरना करेंगे, उसके बाद जो तीसरा दिन होगा वो सांध्य अर्घ्य जो है भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे, जिसमें आप अर्घ्य में जानते हैं कि सब तरह की फल होते हैं और जो भी विभिन्न सामग्री होती है जो छठ के आप अगर समझती हैं तो जो कलसूप होता है या फिर दौरा होता है, उसमें जो भी छठव्रती हैं उनके परिवार के लोग घाटों पर पहुंचते हैं। वो अगर हम कहें तालाब के किनारे या नदी के किनारे, वहां पे जो है आधे नदी में जो है जो भी छठव्रती होते हैं या तालाब में वो अंदर जाते हैं, पानी में स्नान करते हैं और उसके बाद पानी में स्नान होकर खड़ा होकर ही जो है भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। और उसके फिर अगर हम चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन सुबह में जो है जो उगते हुए सूरज है, जो भगवान सूरज का जब उदय होता है तो जो छठव्रती हैं वो भगवान सूरज को अर्घ्य देते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से संध्या में सभी फल के दौरे रहते हैं या फिर सूप रहता है जिसमें सारे सामग्री रहते हैं छठ के, उसको लेकर जो है सभी छठव्रती अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं। इस पर्व का खासा उत्साह रहता है। जितने भी लोग बाहर रहते हैं, खास करके हम कह दें बिहार, झारखंड या यूपी के लोग जो बाहर काम करते हैं, सभी इस पर्व में जरूर अपने घर आ जाते हैं ताकि अपने परिवार के साथ जो है इस व्रत को काफी अच्छे से हर्षोल्लास के साथ मना सके। माधवी, तो इस पर्व का खासा जो है पूरे हम कह ले तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में बहुत ही महत्व है। और अब अगर महत्व की बात करें तो ये पूरे विश्व में जो है छठ काफी प्रचलित हो गया है। तो इसको लेकर जो है काफी उत्साह रहता है लोगों में। जी माधवी। जी, छठ व्रतियों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद नीरज। इस बुलेटिन में इतना ही।
बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।